मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब पर अनेक वीडियो हैं जो जनमानस को निर्देशित करते हैं कि वे भस्त्रिका प्राणायाम का उपयोग करें। वे कहते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम से बहुत लाभ है। उनका कहना है कि भस्त्रिका प्राणायाम से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन शरीर में जाती है, जिससे बहुत सारे लाभ हैं। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि कृपया भस्त्रिका प्राणायाम न करें। इससे कोई लाभ नहीं है, इससे नुकसान ही नुकसान है। भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में ये योग गुरु, योग निर्देशक कहते हैं कि जब हम भस्त्रिका प्राणायाम में तेज सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी गहरी सांस लेते हैं, तो उससे हमको ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होने से सारे शरीर में ऊर्जा और प्राण का संचार होता है, जिससे हमें अनेक बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन यह सच नहीं है। इनका कहना यह भी है कि जब हम एक बार सामान्य स्थिति में सांस लेते हैं तो हमको 500 ml ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ये भी कहते हैं कि जब हम एक बार तेज और गहरी सांस लेते हैं तो हमको 5000 ml ऑक्सीजन अतिरिक्त हमको प्राप्त होती है। इनका कहना यह है जो इस भस्त्रिका प्राणायाम के प्रवर्तक हैं या प्रशंसक हैं। इनका कहना यह भी है कि आप 1 मिनट में कम से कम लगातार गहरी सांस लीजिए, 100 बार गहरी सांस लीजिए और ऐसा 1 मिनट से 5 मिनट तक आप करिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इन योग गुरुओं का यह भी कहना है कि जब अतिरिक्त ऑक्सीजन शरीर में जाती है तो इससे ऊर्जा का संचार होता है, ब्रेन एक्टिव होता है, IQ बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है, नए न्यूरॉन डेवलप होते हैं। इसके अलावा इनका कहना यह कि हार्ट ठीक से काम करता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। इसके अलावा इनका कहना है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का भी इलाज होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, सभी बीमारियों का इलाज होता है, सभी बीमारियों में लाभ होता है। इनका कहना यह भी है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है यदि आप भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से तेज और गहरी सांस लेते हैं। लेकिन इनका ये जो भी कथन है ये कल्पना पर आधारित है, इन पर कोई अध्ययन नहीं है, जबकि सच ये है कि भस्त्रिका प्राणायाम से बहुत नुकसान होता है। इनका जो कहना है कि हमको अतिरिक्त ऑक्सीजन प्राप्त होती है, आप देखिए जब हम गहरी सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो हमको अतिरिक्त ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है, बल्कि ऑक्सीजन की प्राप्ति कम मात्रा में होती है। इसके क्या क्या मैकेनिज्म हैं, आप मैकेनिज्म समझने की कोशिश करिए। जब हम जल्दी जल्दी गहरी सांस लेते हैं तब क्या होता है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने से, जिसको हम हाइपोकेप्निया कहते हैं, अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है। हाइपोकेप्निया से पहला एक मैकेनिज्म है कि उसमें रेस्पिरेटरी ड्राइव कम हो जाता है, सांस लेने का जो मोटिवेशन है उसकी मात्रा कम हो जाती है। यही कारण है कि जब आप गहरी गहरी सांस 2 मिनट तक लेते हैं तो उसके बाद थोड़े समय तक सांस की गति रुक जाती है यदि आप फोर्सफुल रेस्पिरेशन मूवमेंट ना करें तो, और थोड़ी समय तक सांस रुकती है, उसके बाद फिर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। जब CO2 की मात्रा बढ़ती है तो फिर से श्वसन में स्टिमुलेशन होता है और श्वसन की जो गति है, श्वसन के जो मूवमेंट्स हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। तो पहला नुकसान तो यह है यदि आप गहरी सांस लेते हैं, नंबर 1 रेस्पिरेटरी ड्राइव कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, आगे चल के रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स कम हो जाएंगे और आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी। दूसरा इसका कारण यह है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जो एक एसोसिएशन है जो फेफड़ों में बनता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एसोसिएशन कंपाउंड, जब ये हाइपोकेप्निया के कारण पेरिफेरल उसमें जाता है, पेरिफेरल टिश्यूज में जाता है, तो वहाँ इसका डिसोसिएशन कम हो जाता है और ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का विच्छेद कम हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि टिश्यूज में ऑक्सीजन कम प्राप्त होती है। और इसका तीसरा एक कारण और है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं शरीर में CO2 की मात्रा कम हो जाती है, जिसको हम हाइपोकेप्निया कहते हैं। हाइपोकेप्निया के कारण क्या है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। सेरिब्रल ब्लड वेसल्स में 30% तक वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्रेन में ऑक्सीजन प्राप्ति की मात्रा बहुत कम हो जाती है। कोरोनरी वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलती है। पेरिफेरल वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो पेरिफेरल जो टिश्यूज हैं वहाँ हमको ऑक्सीजन की मात्रा कम प्राप्त होती है। तो ये मैकेनिज्म है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि जब हम तेज और गहरी सांस लेते हैं तो उसमें CO2 की मात्रा कम होती है, और CO2 की मात्रा कम होने के कारण ब्रेन, हार्ट और दूसरे जो टिश्यूज हैं उसमें ऑक्सीजन हमको कम प्राप्त होता है। दूसरा इनका जो कहना यह है कि एक बार सामान्य रूप से जो हम श्वसन लेते हैं उसमें 500 ml ऑक्सीजन प्राप्त होती है।
ये भी गलत है। एक्चुअल में 500 ml हवा का प्रवेश होता है एक बार यदि हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं तो। इसमें 150 ml 150 ml डेड स्पेस होता है, 350 ml वायु होती है जिसमें 20-21% ऑक्सीजन होती है, तो हमको केवल 70 ml ऑक्सीजन प्राप्त होती है यदि हम सामान्य रूप से श्वसन लेते हैं। जबकि इनका कहना यह है कि सामान्य रूप से जब हम श्वसन लेते हैं तो हमको 500 ml ऑक्सीजन मिलता है, यह भी गलत है। इसके बाद इनका कहना यह कि हम तेज गति से डीप गहरी सांस जब लेते हैं तो एक एक्ट में हमको 5000 ml ऑक्सीजन मिलती है, ये भी गलत है। जब हम एक एक्ट में डीप इंस्पिरेशन करते हैं, डीप एक्सपिरेशन के बाद, तो हमको 4.6 लीटर वायु मिलती है और 4.6 लीटर वायु में 150 ml डेड स्पेस है जिसमें 4450 ml हमको वायु मिलती है। इसमें 20 to 21% ऑक्सीजन होती है। इसका मतलब 700 से 800 ml ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करती है, ये भी ये लोग गलत बताते हैं। दूसरा इनका कहना यह है कि आप तेज और गहरी सांस लगातार 1 से 5 मिनट तक लीजिए, यह भी गलत है। जब आप 2 मिनट तक तेज और गहरी सांस लेंगे उसके बाद CO2 की मात्रा कम होगी जिसको हम हाइपोकैप्निया कहते हैं। हाइपोकैप्निया के कारण श्वसन की गति धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक स्थिति ऐसी होगी कि आप सांस नहीं ले पाएंगे यदि आप वॉलेंट्री एक्ट नहीं करते हैं तो, और फिर थोड़े समय तक आप सांस बंद हो जाएगी और उसके बाद फिर सांस की गति स्वतः शुरू हो जाएगी क्योंकि वहां CO2 की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तेज गति से गहरी सांस लेते हैं तो हमको अतिरिक्त ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है। यदि मान लीजिए अतिरिक्त ऑक्सीजन प्राप्त होती है, थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, तो इससे कोई लाभ नहीं है, इससे हमें नुकसान होते हैं। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रेडिकल जब हमको प्राप्त होते हैं तो इससे क्या है, शरीर में डिजनरेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जिसमें कैटरैक्ट, कोरोनरी वास्कुलर डिसीज, इसके अलावा कैंसर, रीमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सारी बीमारियां डेवलप हो जाती हैं यदि हमारे शरीर में अतिरिक्त फ्री ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स बनते हैं। इसके अलावा जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हाइपोकैप्निया हो जाता है। हाइपोकैप्निया के कारण क्या है, सेरिब्रल ब्लड वेसल्स वासोकॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम होती है जिसके कारण लाइट हेडेडनेस का मतलब है कि गिरने का फीलिंग आना, कि हम गिर जाएंगे, चक्कर आना, डिजीनेस, इसके अलावा पेरेस्थीसिया, सारे शरीर में झुंझुनी होना, ये साइड इफेक्ट हैं किसके, जब हाइपोकैप्निया या भस्त्रिका प्राणायाम हम करेंगे। इसके अतिरिक्त क्या है, कोरोनरी वासोस्पाज्म होगा, जो कार्डियोवास्कुलर हृदय के जो फंक्शंस हैं वो असंतुलित हो जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा कि जब ब्लड सप्लाई कम होगी ब्रेन के तो बेहोशी, जिसको हम सिंकपी कहते हैं, सिंकपी आ सकती है। इसके अलावा एल्केलोसिस होगी, एल्कोलिसिस, टेटेनी होगी। टेटेनी में क्या है, सारे ब्लड वेसल्स ये सिकुड़ते हैं, इनमें संकुचन होता है। इसके अलावा हाइपोकैप्निया में GIT संबंधित प्रॉब्लम भी होती है, जैसे डकार आना है, पेट फूल जाना है, ये प्रॉब्लम भी हाइपोकैप्निया अर्थात जब हम गहरी सांस लेते हैं उसके कारण है। भस्त्रिका प्राणायाम में गहरी सांस लेते हैं तो ये सारे साइड इफेक्ट भस्त्रिका प्राणायाम के होंगे ही। इसके अलावा TB रिएक्टिवेट हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया जो फेफड़ों के ऊपरी सतह पर रहते हैं, जब वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा इकट्ठी होगी तो TB के बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, TB एक्टिव हो जाती है। इसके अलावा पर्सनैलिटी का डिसोसिएशन होता है, पर्सनैलिटी विखंडित हो जाती है। इसके अलावा डीप और गहरी ब्रीथिंग जो हम भस्त्रिका प्राणायाम में लेते हैं उसमें क्या होता है कि हमारा वेस्टिब्यूल, सेरिबेलम और जो संवेदना है स्केलेटलो मस्कुलर सिस्टम की, वो असंतुलित हो जाती हैं। इसके कारण हम अपना संतुलन ठीक से बना नहीं पाते। तो ये सारी परेशानियां हैं जो गहरी सांस लेने से उत्पन्न होती हैं, जो भस्त्रिका प्राणायाम का मुख्य कैरेक्टर है। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको गहरी और जल्दी जल्दी सांस लेने की कहा जाता है, इससे कोई लाभ नहीं है, इससे नुकसान ही नुकसान है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि हम विज्ञान के आधार पर, वैज्ञानिक परीक्षणों, वैज्ञानिक शोध कार्यों के आधार पर यदि कोई बात कहते हैं तो उसको हमें मानना चाहिए। यदि हम कल्पना के आधार पर कोई बात कहते हैं तो उसको अस्वीकार करना चाहिए। तो जितने भी भस्त्रिका प्राणायाम के समर्थन में ये जो बात करते हैं ये कल्पना और दर्शन के आधार पर हैं, और यदि हम विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान के आधार पर कोई बात करेंगे तो कृपया भस्त्रिका प्राणायाम न करें, इससे केवल नुकसान ही नुकसान है। धन्यवाद।